कहते हैं कि बनारस की सुबह बड़ी खूबसूरत होती है, लेकिन शाम भी उससे कम खूबसूरत नहीं होती है। आप बनारस के 80 घाट के बिल्कुल बगल में ये गंगा महल घाट है, उसके सामने हम लोग खड़े हैं। मेरे दाहिनी ओर 80 घाट है और इधर पूरी घाटों की एक श्रृंखला है, रीवा घाट और कई सारे घाट हैं यहाँ पर। चुनावी परिचर्चा करने के लिए आज हम यहीं पर इकट्ठा हुए हैं अपने कुछ साथियों के साथ। इनमें कुछ युवा हैं, कुछ और लोग भी हैं। इनसे जानना चाहेंगे कि क्या इनको लग रहा है कि बनारस में जो राजनीति का माहौल है वो किधर जाता हुआ दिख रहा है। अगर 2017 के चुनाव की बात करें तो 2017 के विधानसभा चुनाव में यहाँ की जो 8 विधानसभा सीटें हैं बनारस ज़िले की, वाराणसी ज़िले की, वो सारी की सारी भारतीय जनता पार्टी के पास थी। लेकिन इस बार क्या वही चीज़ दोहराई जाएगी, वही स्थिति दोहराई जाएगी या फिर बदलाव होगा? क्या नाम है आपका? नहीं वही होगा। वही होगा। हाँ वही अच्छा, होगा क्यों वही होगा? क्योंकि ऐसा ही। हाँ, क्योंकि हाँ बताइए। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अच्छा, फिर से बनारस में है योगी को लाएंगे। कौन यूपी कौन ले आया है राम को? योगी पहले राम जी नहीं थे? राम जी थे तो पहले अखिलेश कहाँ थे? उनको तो लाना अरे चाहिए। हम कह रहे हैं राम कहाँ थे? राम, भगवान राम तो पहले भी थे ना। हाँ वो थे असली। या योगी जी ही लाए हैं उनको? हाँ तो योगी जी तो लाए हैं। कहाँ ले आए बताइए, मतलब कहीं थे क्या वो? हाँ। अगर हम इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द डेवलपमेंट ना, वी शुड ब्रिंग मोदी अगेन। अच्छा, क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत डेवलपमेंट करी है। अगर आप रामनगर गए होगे, रामनगर से मिर्जापुर भी कभी जाते ही होगे, अब आप गए होगे तो खुद ही आपको दिख रहा होगा कि रोड की क्या स्थिति थी, अब क्या हो रही है। अब डेवलपमेंट आपको दिख रहा होगा। तो मतलब आप जो है विकास की वजह से इस सरकार को फिर लाएंगे या जो राम को लाए थे उनको फिर से लाएंगे? राम तो लाए हैं, उनको तो फिर लाएंगे, साथ में साथ उनकी डेवलपमेंट भी दिख रही है ना, दोनों चीज़ें हो रही हैं। तो हम सभी चीज़ को देखेंगे तो ओवरऑल इससे अच्छी तो हमको कोई सरकार नहीं दिखी है। जो ओवरऑल अच्छी दिखेगी तो हम तो उसी को लाएंगे ना भाई। अब रही बात एम्प्लॉयमेंट का, तो वो भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है। अब एटलीस्ट अब ये नहीं कह सकते ना कि भाई थोड़ा सा टाइम में आप उसको सीधे 100% काम उससे ले लोगे, ऐसा नहीं होगा ना। टाइम तो लगता है ना किसी को। एक बार फिर से मौका दीजिए उनको, और अच्छा काम करेगा। बात बताइए, आप भी यूथ हैं, आप करते क्या है? मैं प्रोफेसर हूँ। आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। बहुत सारे जो युवा हैं, आप देख रहे हैं कि लगातार वो आंदोलन कर रहे हैं कि नौकरियां नहीं निकल रही हैं, और जो नौकरियां निकल भी रही हैं वो किसी न किसी वजह से पर्चा आउट हो रहा है, यानी नियुक्तियां पूरी नहीं हो पा रही हैं। तो क्या ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? देखिए बिल्कुल सरकार की जिम्मेदारी है। जो भी कहीं से लूप होल्स हुआ है, ठीक है, सरकार ने क्या किया, अगर पेपर अगर कहीं से आउट हुए हैं, सरकार क्या चाहेगा कि हमारे किसी भी बच्चे का भविष्य खराब ना हो। इसके लिए क्या किया उन्होंने कि री एग्ज़ाम कराया, कि ताकि जितने भी हमारे एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उनकी फ्यूचर वेस्ट ना हो। इसलिए उन्होंने री एग्ज़ाम कराया ताकि ये जो डिस्प्यूट्स हो रहे, कॉन्फ्लिक्ट्स हो, उसको बाद में फ्यूचर में राइज ना हो सके। तो इसलिए वो री एग्ज़ाम कराया गया। शिक्षक भर्ती के बारे में हाँ, मैं वो आप बताइए उसके बारे में। नहीं हम भैया से पूछना चाहेंगे, जो उन्होंने कहा कि री एग्जाम कराएंगे। हम उनसे पूछना चाहेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में आप क्या कहेंगे? गवर्नमेंट ने 69,000 शिक्षक भर्ती दी, फिर वही गवर्नमेंट उस भर्ती में 5,000 सीट और ऐड करती है। तो इसके बारे में मतलब उसने 5,000 भर्ती क्यों ऐड की? आखिर गवर्नमेंट जब निष्पक्ष है, साफ सुथरी है, तो ऐसा क्यों मानती है कि हमको 6,000 भर्ती देने की और आवश्यकता है? आप बताइए। हाँ, देख रहे हैं उसका स्वास्थ्य के सेक्टर में देखिए, चाहे अपने करीबी डेवलपमेंट के बारे में देखिए, अपने गांव के बारे में देखिए। आपके गांव में कुछ न कुछ तो जरूर हुआ होगा। कहाँ से हैं आप? स्वास्थ्य के सेक्टर में एक चीज बता दूं, बहुत समय नहीं बीता है, पिछले साल की ही बात है। यही पास में हरिश्चंद्र घाट है और बहुत सारे घाट हैं जहां लाशें ऐसी पड़ी हुई थी कोरोना काल में। क्या आपको लगता है वो सरकार की जिम्मेदारी में? ये सरकार नहीं रहती, अगर दूसरी कोई सरकार रहती तो इतना बचाव नहीं होता जितना इस सरकार में। मतलब तब लाशों की और लाइन लगी होती। हम भैया को एक बात बता दें, ये सरकार ने एक काम बहुत अच्छा किया। लाशों को जलाने के लिए और लाशों को दबाने के लिए भरपूर जगह इस सरकार ने दिया है। हम इस सरकार को वाहवाही देते हैं इस बात के लिए, क्योंकि इसने भरपूर जगह दिया है लाशों को दफनाने के लिए और जलाने के लिए। देखिए ये क्या कह रहे हैं, क्या आपने कहा? हम कह रहे हैं ये सरकार नहीं रहती तो लाशों का और ढेर दिखता आपको। ये जो कोरोना काल था ये कम वाली महामारी नहीं थी। हाँ,
मतलब लाशों का और ढेर दिखता, सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं थी कि वो दूसरे राज्यों में जो लोग फंसे हुए थे इधर उधर उस कोरोना काल में, उस टाइम को देखा जाए तो उस टाइम में भी ये सरकार बहुत ज्यादा मदद। आपने क्या देखा था? हजारों लोगों को पैदल चलते तब आपने नहीं देखा? हम यही लखनऊ है, लखनऊ में आप जाइए पीजीआई भी देखिए, लाइन लगी रहती थी, हैं लाशों की लाइन लगी रहती, डॉक्टर सही से देखते नहीं थे, ऑक्सीजन की बिना बच्चे बुजुर्ग सभी लोग मर रहे हैं। मैंने अपने परिवार के एक लोगों को खो दिया, इसके जिम्मेदार कौन है? ये कह तो रहे कि अगर ये सरकार न होती तो और लोग तो सरकार इस सरकार ने भैया जैसे भैया एक मिनट सर एक मिनट भैया हमने आपके बीच में नहीं बोला, भैया हमने आपके बीच में नहीं बोला, हमारी बात सुनिए, हमने आपके बीच जब सरकार आप दे रही है, आपके फोन कॉल पे एक तो कॉल पे बोलती जा रही है सर मास्क लगा के चले, हाथ नहीं। कम से कम। हाँ भैया प्लीज भैया प्लीज बोले ये भाई साहब बोल रहे मास्क लगाइए, मास्क वो रुक रहा था, सैनिटाइजर वो रुक रहा था। सरकार कितना कर सकता है? आपको दवा दे सकता है कि आपके घर जाके सुई एक सेकंड मेरी बात ये सुनिए। बताइए, सरकार की बात कर रहे हैं ना, ये सब गलती सरकार की नहीं है सर, ये सब इंसानियत की गलती है। क्या नाम आपका है? आपका नाम है आकाश जी। राजर्षि मंडल बीजेपी। ये कह रहे हैं ये कह रहे हैं कि सरकार का मतलब सरकार की जिम्मेदारी शिक्षा रोजगार भी है, आपको नहीं लगता? आप कह रहे हैं आप अपने को खोया, बहुत लोग अपनों को खोए हैं, उसकी जिम्मेदारी सरकार नहीं लेता है सर। सरकार बस इतना कर सकता है, एक मुहिम चला सकता है कि हाँ ये करिए तब आप बच सकते हैं। सरकार ने एक मुहिम ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं था, 15 दिन तक ले ऑक्सीजन नहीं उपलब्ध है, इसका जिम्मेदार कौन है? सरकार। ऑक्सीजन अगर उपलब्ध होती तो परिवार ऐसे नहीं खोया जाता है। मैंने लखनऊ सरकार ने एक सुनहरा कदम उठाया था जब केस थोड़े थोड़े बढ़ रहे थे। आई मीन प्राइवेट सेक्टरों में भैया ऑक्सीजन की कमी प्राइवेट सेक्टर। एक सेकंड, आपसे जब पूछ रहे हैं तभी बोलिए ना। भैया प्लीज कोरोना काल में सबसे पहले ही बोला गया था प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, बोला गया था ना। दवा से अच्छा पहले आप प्रिकॉशन ले लो, प्रिवेंशन ले लो, ठीक है? वो तो आप लोगे नहीं तो क्या होगा? तो बीमारी ग्रसित तो हो गई ना। तो इससे भैया सरकार पहले ही बोलता है भैया 2 गज दूरी मास्क मस्त जरूरी, ठीक है? तो आप उसको फॉलो करो ना, क्यों नहीं कर रहे हो? अभी भी यहाँ पे है कितने लोग, मतलब अभी तो मैं बात कर रहा हूँ इसलिए मैंने मास्क नीचे रखा हुआ है, ठीक है? अदरवाइज कितने लोग मास्क लेके आए हैं जरा आप देखो, कितने लोग लेके आए हैं? बहुत कम। आप क्या करते हैं? मैं भी एज असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ वाराणसी में कॉलेज मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। जैसे इन्होंने बोला कि रोजगार के मामले में नेताजी कुछ नहीं किए, अब जो जिसके पार्टी से हो ये ठीक, चाहे सपा से। एक सेकंड तो आप एक सेकंड तो आप अपने टैलेंट को देखिए ना, आप कितने टैलेंटेड हैं। भाई मैं टैलेंटेड हूँ तो मैं प्राइवेट कंपनी में कमा रहा हूँ मैं। भाई आपके पास टैलेंट है, आपको सरकारी नौकरी चाहिए तो आप अपना देखिए। भाई आप देख रहे हैं मैंने अपना सब कुछ लगाया, पढ़ाया लिखाया सब कुछ किया मैंने, तब मैं आज मुकाम पे पहुंचा हूं। भाई इसका ये क्या आप इनकी बात पे कितने सहमत हैं? भाई मैं कह रहा हूँ 5 साल योगी जी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, इन्होंने कितना रोजगार दिया, कितनी वैकेंसी निकाली, कितना निष्पक्ष बात हुआ, कितनी जांच हुई है। देखो योगी जी नौकरी देने नहीं आएंगे। आप पे कितना डिपेंड करता है, आप खुद आप क्या कर सकते हैं, निकलेगा। आप क्या करते हैं? आप क्या कर रहे हो? हम पढ़ते हैं ITI क्या कर रहे हो आपको? तो आपके ITI किए हुए लोग भी तो नौकरी के लिए इतना आंदोलन कर रहे थे, पीटा भी गया अभी पिछले दिनों उनको। हाँ पीटा। नौकरी तो निकली ही नहीं है, तो अप्लाई कहाँ करेंगे? तो अरे तो इनके पास टैलेंट है तो ये प्राइवेट भी जॉब कर सकते हैं। हाँ बता, प्राइवेट भी जॉब कर सकते हैं तो नहीं मिल रही तो इसका मतलब क्राइसिस है ना। अरे तो सर आपके अंदर काबिलियत हो ना और आपको नौकरी चाहिए। एक सीट पे करीब 10,000 लोग जब लड़ते हैं, एक सरकारी नौकरी के सीट पे 10,000 लोग लड़ते हैं, तो उसमें उस 10,000 में से एक लोग को मिलेगा कि 10,000 को मिलेगा? पता है सबसे ज्यादा बनारस में डेफिसिट किस चीज़ की है? यूपी ईस्ट आप देखे होंगे, पूरा घूमे होंगे, सबसे ज़्यादा प्राइवेट कंपनीज की यहाँ पे डेफिसिट है। कोई फैक्ट्री ज़्यादा नहीं है कि जहाँ पे प्राइवेट लोग एम्प्लॉय अपन वर्क कर सके यहाँ पे। और जो सरकार ने, जैसे दिल्ली में आपने देखा होगा, जो भी एम्प्लॉयमेंट स्टेटस है वहाँ पे एक क्राइटेरिया लगा कि बिलो 15,000 किसी की सैलरी नहीं होगी। और यहाँ बनारस में जाओगे आप वर्क करने 7 to 8,000 9,000 10,000 में से लोग वर्क करें, सबसे ज़्यादा यही डेफिसिट है। जैसे उन्होंने दिल्ली में क्राइटेरिया लगाया कि 15+ सैलरी सबकी होनी चाहिए, वही से उनको, जैसे मोदी जी की बनारस सांसद क्षेत्र है, उनको यहाँ पे भी ये चीज़ अप्लाई करना चाहिए।
अच्छा, एक यानी सैलरी का स्ट्रक्चर कम से कम मिनिमम सैलरी का, मिनिमम वेजेस का। मुझको एक बात बताइए, आप क्या करते हैं? हम बीएड कर रहे हैं। बीएड आप कर रहे हैं, तो आप बनारस के ही रहने वाले हैं। क्या लगता है कि जो अभी चुनाव चल रहा है, अब आखिरी चरण में आ गया है चुनाव, लगभग ये बनारस में भी उसी चरण में है, तो शिक्षा, रोजगार, महंगाई, ये सारे मुद्दे हैं? जी बिल्कुल है। राजनीतिक दलों के बीच हाँ, नहीं, राजनीतिक दलों में तो बिल्कुल ये नहीं है। राजनीतिक दलों में है मंदिर, मस्जिद, विश्वनाथ कॉरिडोर और जो है अयोध्या मंदिर, ये सारी चीज़ें हम मानते हैं आस्था के लिए ज़रूरी हैं। लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, इन सब चीज़ों को दांव पे रखते हुए इन सारी चीज़ों को ध्यान देना ये सरकार की एक मैं गलती मानूंगा। आस्था अपनी जगह है और बेरोजगारी, आस्था से पेट नहीं भरा जा सकता। आस्था से सिर्फ और विश्वास की भावना जागृत की जा सकती है, और जो कि लोगों के पास अंदर से होती है। हर व्यक्ति के अंदर आस्था होती है, जो व्यक्ति मंदिर जाता है और नहीं भी जाता है, आस्था तो कहीं ना कहीं रखता है। वो कहता है कि हाँ भगवान, हमारा ये काम हो जाना चाहिए। नहीं, तो मान लीजिए आपका कहना है कि शिक्षा, रोजगार इन चीज़ों पे नहीं कर रही है, तो क्या राजनीतिक दलों को लगता है कि इन चीज़ों को उठाने का कोई मतलब नहीं है? यानी उनको लगता होगा कि फ़ायदा इसी में है कि मंदिर की बात करें और सारी चीज़ों की बात करें। बिल्कुल बिल्कुल, राजनीतिक दल आपस में एक दूसरे को लड़ाएंगे और आपका फायदा उठाएंगे। आपके दिमाग, अच्छा जरा सोचिए, अभी मतलब 2016 के पहले ये लोग जो कह रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, जो काबिल है उनको नौकरी मिल रही है, तो आप लोग उससे सहमत नहीं है? हम भैया नहीं, ऐसे बात नहीं है, सहमत है। हमारे भैया 2 साल टेट पास सरकार की ये प्राइवेट सेक्टर में काम कर रही है, ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में भी उनको काम करना चाहिए, क्योंकि जो एक मिनट, भैया ने अभी कहा, हाँ एक मिनट, भैया ने अभी कहा कि इनके भैया 2 बार से टेट क्वालिफाई हैं, लेकिन अभी तक शिक्षक नहीं बन पाए हैं। इन्हीं को बोलने दीजिए। यही बात है कि आज के जमाने में इंसान सिर्फ अपने बारे में पूछता है। आपके भैया अपने बारे में, हाँ, 2 साल मेरे भैया टेट पास हैं, अभी तक नौकरी नहीं मिली। उससे मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। जब नौकरी जब आएगा फॉर्म, जब भरेंगे वो तो वो पढ़े। तो आकाश जी, बात तो वही हो रही कि नौकरी ही नहीं निकल रही है। नौकरी नहीं निकल रही है। 2 साल पैसा लगा, माँ बाप ने पैसा खर्च किया, उसकी जिम्मेदार कौन होगा बताइए? वैकेंसी नहीं निकलेगी। मैंने 4 साल से अगर तैयारी कर रहा हूँ, टेट पास हूँ, सुपर टेट भी क्या नाम है, अभी कोई की जॉब नहीं लगा है। सब टेट पास हैं और सुपर टेट के लिए सभी लोग इंतजार कर रहे हैं। जब नौकरी निकल ही नहीं रही है तो कहाँ से होगा? तो पहले क्या था? पहले भी तो नौकरी नहीं मिल निकल रही थी। एक मिनट, मतलब रेलवे प्राइवेटाइजेशन के बारे में आप क्या कहेंगे? अभी एयर इंडिया की बात आई है, एक मिनट, एयर इंडिया की बात आई है। अभी यूक्रेन में जो क्राइसिस, मतलब रसिया का अटैक हुआ है, 25,000 रुपये टिकट था, फ्लाइट टिकट। अभी एक बच्ची को मतलब 75 शायद 80,000 रुपये इसी के आसपास देना पड़ा है। इसकी जिम्मेदार कौन है? मतलब प्राइवेटाइजेशन होगा तो प्राइवेट सेक्टर ऑटोमेटिक अपनी मतलब फ़ायदा उठाएंगे। आपको एक आसान भाषा में समझाने, जो रेलवे है, आप गवर्नमेंट रेलवे में चलते हैं, एक रेलवे जो जनरल बोगी, स्लीपर बोगी, एसी, थर्ड एसी, ये सारी चीज़ें लेके चलती है। और एसी का टिकट अगर 90 रुपये है, स्लीपर का टिकट 140 है, और वहीं एसी का टिकट जो है वो 300 से 350 रुपये के आसपास होता है। ठीक है, अगर वो प्राइवेट कंपनी अगर उस ट्रेन को चलाएगी तो सोचिए, जिस ट्रेन में अगर 10 जनरल बोगीज हैं, उनको कितना कर देगी? 2 करेगी, क्योंकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए। उतनी ही दूरी में जाने के लिए उसे ज़्यादा पैसा चाहिए। इसमें किसका नुकसान होगा? आम पब्लिक का, उस गरीब व्यक्ति का जो रोज अपनी कमाई से जी रहा है, 200-300 रुपये कमा रहा है, उसका नुकसान होगा, जिसके पास टिकट कराने के लिए पैसे जी जी, सही बात, सही है, सहमत है, और बात सही कह रहे हैं सर, हैं, क्योंकि जब देखेंगे अगर हमारे पास इनकम नहीं है, अगर 200 व्यक्ति अगर एक दिन में कमा रहा है, वो कैसे कर सकता है, सफ़र कैसे कर पाएगा? 200 रुपये तो टिकट ही हो जाएगा, परिवार को कैसे चलाएगा? और बात रही, क्या नाम है, भैया कह रहे हैं हमारे भाई 2 साल से बैठे हैं, टेट पास हैं। मैंने कहा सुपर टेट की अगर वैकेंसी आई होती तो इनको आज जॉब लग गया होता है। और इनके 2 साल पीछे कम से कम इनके पिताजी ने 2 लाख रुपया कम से फूका होगा, है, पढ़ाई में, खर्चा में, शिक्षा। उनको तो तकलीफ नहीं है, वो तो कह रहे हैं कि विश्वनाथ कॉरिडोर बन गया, वो खुश है, राम मंदिर बन रहा है, वो खुश है, नौकरी भले, ठीक है, नौकरी नहीं मिली है, बताइए, जब पेट भरा रहेगा आपका तभी आपको अच्छा लगेगा। मंदिर बन रही है, ठीक, आस्था, तभी आस्था होगी अच्छे से। सबसे एग्जाम देने जाते हो तो काहे पूजा करके जाते हो? ऐसे ही जाया करिए। काहे सरस्वती की पूजा करते हो सर? और काहे अन्न का दाना खाते हो, अन्नपूर्णा देवी को बोलते हो? काहे अन्नपूर्णा देवी बोलते हो? काहे सरस्वती? आप ही ने बताया, मेरे भाई 2 साल से बैठे हुए हैं, हिंदू समाज में जीते हो और ये सब। मैं आस्था की बात कर रहा हूँ, आस्था सबकी है, कोई भी हमें इसी बात से प्रॉब्लम है, हमें इसी बात से प्रॉब्लम है, जो कहते हैं हिंदू समाज में जीते हैं और आप फिर भी ऐसी बेरोजगारी या इन सारी चीजों की बातें कर रहे हैं। आप भैया, आप हिंदू हैं, आप हिंदू हैं, आप हिंदू हैं भैया, आप लोग भी हिंदू हैं,
हिंदू हैं, आप लोग बेरोजगार हैं, जॉब कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, बेरोजगार हैं, वो नहीं कर रहे हैं तब भी उनको तकलीफ नहीं है, उनको वो खुश हैं। कोई तकलीफ नहीं है, खुश हैं भैया। हम आपके लिए बहुत बहुत आभारी हैं कि आप लोग हिंदू हैं, हम भी एक हिंदू हैं, हम भी हिंदू हैं। आप एपीजे अब्दुल कलाम का नाम तो सुने होंगे, वो पेपर बेच के किए हैं, तो ऐसा हम नहीं कह सकते कि आपको नहीं है। आपको संघर्ष करना, बिना संघर्ष के किसी को कुछ नहीं मिला है। फल नहीं मिलेगा। लेकिन आप ये हर चीज़ गवर्नमेंट पे नहीं दे सकते, आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, क्योंकि गवर्नमेंट को चुनने वाले हम ही हैं। हमें अपने आप से सोच समझ से गवर्नमेंट को चुनना होगा। गवर्नमेंट इतनी पॉलिसी लाती है, आप योजना पढ़िए, हेल्थ पढ़िए, इतनी पीएम प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना इतने लगाइए, टैक्सेस हैं, तो उस पर आदमी को होना चाहिए ना जागरूक। फोर्थ पिलर मीडिया है, मीडिया को अप्रोच करना चाहिए। मीडिया की 147 रैंकिंग वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में है, इसके पे आवाज़ उठानी चाहिए लोगों को, तो लोग जागरूक होंगे। और शिक्षा के साथ सहानुभूति, क्योंकि ये इंडिया है, इंडिया को चलाना आसान नहीं है। महात्मा गांधी भी जानते थे कि साउथ अफ्रीका में केवल गोरे और काले का रंग भेद था, भारत में चलाना आसान नहीं था, इतनी जातियां, धर्म, संप्रदाय बटे थे, भेदभाव। तो हमारी ताकत भी यही है और हमारी कमजोरी बहुत बड़ी, बहुत नाजुक हम लोग का देश है, और इसीलिए एक हमें संविधान मिला है। तो संविधान के दायरे में रह के हर काम करना। जैसे मान लीजिए अगर बिहार में प्रोटेस्ट किए, अच्छा किए, क्योंकि हमारा अधिकार है, लेकिन आप स्टेट से नहीं लड़ सकते, आप स्टेट को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। रामलीला मैदान में किए थे कौन, उनका हो गया देख लिया। मौलाना बुखारी किए, उनका वो, यहाँ पे धर्म नहीं देखा गया। रामदेव बाबा हिंदू थे, लेकिन उनको बोला कि 12 बजे पहले खाली करिए, किया गया। मौलाना बुखारी वो मुसलमान थे, वो भी नहीं माने स्टेट का बात, स्टेट ने। मुझे ये बताइए कि आप क्या करते हैं, आप क्या कर रहे हैं? हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। यूपीएससी की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि जो सरकार की पॉलिसी है, रिक्रूटमेंट नहीं हुए हैं, जो हुई हैं वैकेंसी अटकी हुई हैं, तो वहाँ आप उसकी कोई गलती देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? देखिए सर, यहाँ होगा वही होगा। हाँ नहीं सर, यहाँ पे होना चाहिए। जैसे यहाँ पे एक लीगल प्रोसेस होना चाहिए। लोगों को देखिए जैसे क्या करना चाहिए आपको, जैसे एक एक्टिव अप्रोच करेंगे तब होगा। जैसे देखिए चंपारण सत्याग्रह में गांधी ने क्या किया था, 18,000 फाइलें लोगों से साइन करवाई, एक एक घर में गए, उन्होंने साइन करवाया, हमारा इतना घर का इतना इनकम है, इतना 18,000 फाइल लेगा, अंग्रेज सरकार सामने रखा। वैसे आप एकजुट होइए, सबका डेटा रखिए। हम स्टूडेंट, हमारे पिता इतनी कमाते हैं, हमारी इतनी ज़मीन है, हम लोग बेरोजगार हैं, सरकार को इतना देना चाहिए। 18, 20, 1.5 लाख फाइलें आप भेजिए, कोर्ट आपका एक्शन लेगा, अपना वर्क करेगा। हमको एक एक्टिव अप्रोच। भैया ने कहा कि कोर्ट को फाइल भेजिए। अगर सरकार ने नहीं भेजा तो इसमें गलती किसकी है? हम इन्हीं की बात को कहना चाहेंगे। सरकार ने जैसे कि इन फाइलों का डाटा कलेक्ट नहीं किया, नहीं भेजा, तो इसमें कहना है कि सरकार नहीं, आप खुद कलेक्ट करिए, यानी लोगों को जागरूक होकर के। ये कहना है। भैया ने कहा कि जैसे आप मेहनत करिए। इनका ये बात, इन्होंने गंभीर बात कही है, उसको हंसी उड़ाने वाली नहीं है। इनका कहना है कि आप लोगों को जिनको नहीं मिल रहा है, आप आंदोलन जो चला रहे हैं, उनको इस तरीके से आंदोलन चलाना चाहिए कि आप डेटा लेकर के जाइए। देखिए अंकल जी, हम लोग गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं। हमारे पापा जैसे 3,000 4,000 रुपये महीना देते हैं रहने के लिए, पढ़ने के लिए, ठीक है। उस 4,000 में हम लोग लास्ट टाइम आते थे, सब्जी खरीदने तक के लिए पैसे नहीं होते हैं, ये स्थिति आ जाती है। तो उस स्थिति में हम प्रोटेस्ट करने अगर कहीं दूर जाते हैं तो हम अपने पेट में क्या खाएंगे? हमारे पास प्रोटेस्ट करने के लिए पैसा नहीं है। हम बस आवाज़ उठा सकते हैं, एक बात सोशल मीडिया पे ट्वीट कर सकते हैं, ये कह सकते, जैसा कि हम लोगों ने कराया रेलवे भर्ती जो घोटाला हुआ था एनटीपीसी का, ठीक है, लेकिन उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। गवर्नमेंट शिक्षक भर्ती के लिए इतना इसी बात में मैं कह रहा हूँ, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता बताइए? वही तो पता नहीं सरकार क्या सोचती है, इतना मिलियन। सरकार ये सोचती होगी ना कि इन लोगों के प्रोटेस्ट करने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जब तक फिजिकल प्रोटेस्ट नहीं हुई थी, उन फिजिकल प्रोटेस्ट होने से पहले ट्विटर पे कैंपेन चला गया था, लेकिन उनका कोई फायदा नहीं हुआ जब तक फिजिकल प्रोटेस्ट नहीं हुआ। फिजिकल प्रोटेस्ट होने के बाद सरकार के कान में आवाज गई है। आप मानते हैं कि सरकार को कानों में आवाज देने के लिए फिजिकल प्रोटेस्ट करना जरूरी है? यही क्योंकि हमारा किसी भी सरकार में, ये तो किसी भी सरकार में करना पड़ता है फिजिकल प्रोटेस्ट। यही तो ये लोग कह रहे हैं कि अपने हक के लिए हमको आंदोलन करना। हाँ, तो हक के लिए लड़ना पड़ता है सर। आज के जमाने में एक रोटी खाने के लिए हाथ उठाना पड़ता है। जब लड़ रहे हैं तो उसमें गलत क्या कर रहे हैं? तो अगर वो संवैधानिक में सरकार को ब्लेम करना ये गलत है ना। उनकी मांग तो सरकार से ही है ना, आप तो समझ ही नहीं रहे। हमने सरकार को वोट दिया, सरकार को वोट दिया इसीलिए कि हमको लड़ना पड़े, हम लड़ के सरकार से छीने। आखिर सरकार को तो हम नहीं भेजा ना। अब सरकार जब गलत करेगी तो हम आवाज उठा सकते हैं। थोड़ा सा रुकिए जरा सा, यहाँ एक अमन, दो हमारे साथ यहाँ पे यंग है, 2 युवा हैं, ये लोग पत्रकार भी हैं। और आप लोग जरा सा बताइए, इन लोगों की बात आपने सुनी होगी, आप भी बनारस के रहने वाले हैं, आपको क्या लग रहा है ये सारा जो चल रहा है यूथ को लेकर के? आपको क्या लगता है पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर युवाओं को लेकर क्या सोच है? सर अभी एक प्रोफेसर साहब थे, वो यूथ के जो रोज़गार को लेकर बात बताएं। सर मेरा मानना है कि दुनिया का कोई भी गवर्नमेंट ऐसा नहीं है जो रोज़गार मुहैया कराए। सर अगर ऐसा होता
तो दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी में से एक जापान में लोग रोज़गार के वजह से आत्महत्या नहीं करते हैं, है ना। जापान में सबसे ज़्यादा आत्महत्या होता है बेरोज़गारी की वजह से। तो मेरा मानना है कि पॉलिटिकल पार्टी कोई भी हो, चाहे एसपी आए या फिर बीजेपी आए, उनको शिक्षा तंत्र पे ध्यान देना चाहिए और शिक्षा का मतलब ऐसा माहौल क्रिएट करना चाहिए कि लोग रोज़गार मांगे नहीं, रोज़गार क्रिएट करें, रोजगार क्रिएट करें। जी हाँ। सर। तो बीजेपी का सबसे बढ़िया मुद्दा अब तक का ही है कि ये मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग कि सर ऐसा होना चाहिए। कोई भी धरातल पे ही नहीं आ पाती है। कोई जो है सर का कानून कोई धरातल पे नहीं आई है। धरातल पे क्या आई है बताया जाए। आप लोगों को नहीं लग रहा है कि आप रोजगार देने लायक? हमने बनारस, मिर्जापुर, सोनभद्र 33% इन एरियो भारत में 33% ही महिला मोबाइल को यूज करती है। सरकार डिजिटल इंडिया करती है, कहाँ मोबाइल 77% आदमी तो डिजिटल से वंचित रह पाते हैं। तो उनको कहाँ इंडिया से की समझ बात में आ मोदी जी पाएगी? करते हैं। अभी मैं बनारस में आया हूँ, यहाँ पेटीएम में करना पड़ता है, तभी दूसरे के मोबाइल में करना पड़ रहा है। कहाँ से धरातल पे ये बात पहुँच रही है। और रही बात क्या नाम है, सरकार शिक्षा पे ध्यान खुद ही नहीं जानबूझ के नहीं देना चाह रही है। एक और युवा पत्रकार हमारे साथ है, प्रगति। आपको क्या लग रहा है इन लोगों की जो बातें हैं? उनकी बातें बहुत सच है, क्योंकि देखिए अगर शिक्षक भर्ती की भी बात करें तो वो भी बिल्कुल वैसा ही है। क्योंकि मेरी भी कुछ फ्रेंड्स हैं जिन्होंने बीएड किया हुआ है, वो 2014 से लेके अब तक बैठी हुई हैं। क्यों? क्योंकि पता चलता है कि रिजर्वेशन की वजह से उनके नहीं होते हैं तो उनको जॉब नहीं मिलता। सर सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये होती है हमारे यहाँ रिजर्वेशन की, ठीक है। आपको टैलेंट के बेस पे या आपके हाईएस्ट नंबर आते हैं उस बेस पे आपको मतलब सरकारी नौकरी नहीं मिलती है, ठीक है। तो ये चीज़ है और हमें लगता है कि इसकी वजह से इंडिया में इसीलिए से लोग कहते हैं डेवलपिंग कंट्री, नॉट अ डेवलपमेंट कंट्री। तो ये मैं जरूर कहूँगी कि कोई भी सरकार बनती है सबसे पहले अपना फायदा सोचती है। नहीं, लेकिन आप ये बताइए कि जो अभी कई ये लोग हैं, आकाश है, आकाश ही नाम है आपका, इन्होंने कहा कि इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो मंदिर बन रहा है, विकास की चीज़ें हो रही हैं, आस्था ज़रूरी है। तो युवाओं को ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं। एक बात बता दूं, आस्था आपका पेट नहीं भर देगा, ये भी आप जानिए। अगर मंदिर बन रही है तो उसके बजाय अगर हम बहुत सारे लोगों को, बेरोजगारों को नौकरी देते तो शायद ये इतने दिन ना देखना पड़ता। आज भी कुछ लोग हैं जो जगह जगह माला फूल बेच रहे हैं, आप कभी उनसे पूछिए तो वो भी कहेंगे कि सरकार आती जाती है, हम तो वहीं के वहीं हैं। तो ये चीज़ ज़्यादा मायने रखता है ना सर। आप मंदिर बनवा देंगे लेकिन अगर यहाँ का आदमी सड़क पे सोए तो ऐसे पाप करना। बहुत ही बड़ी बात आपने कही, हाँ, कि मंदिर बन जाए, विशाल मंदिर। इसका जवाब आप दीजिए आकाश जी। बाकी भी डेवलपमेंट की देख रहे हैं कि हाँ, बहुत से लोग हैं यही सड़क पर ही सो रहे हैं। सड़क पे सो रहे हैं, उसके लिए तो बहुत अच्छा उपाय है जो ब्रिज बनी है। देखोगे आप बनारस में काफ़ी सारे ब्रिज बने हैं, ठीक है। उसके नीचे ऐसा हो कि सरकारी जो एक एक रूम बना दिया जाए जिससे ये गरीब तो कौन बनाएगा? वो तो सरकार ही बनाएगी ना, हम लोग आप तो बनाएंगे नहीं। तो ये हैं बनारस के, और यहाँ पे घाट पे अब समय हो गया है आरती का। बहुत ही मशहूर आरती है, बनारस के हर घाट पे लगभग आरती होती है और इस समय अब यहाँ पे 80 घाट की आरती शुरू होने वाली है। यहाँ आपने देखा कि कुछ लोगों का ये कहना है कि धर्म, संस्कृति, इनकी रक्षा, इनका विकास ज़रूरी है, लेकिन वहीं तमाम ऐसे युवा भी हैं जो पढ़े लिखे हैं और पढ़ लिख करके रोज़गार की तलाश में हैं। उनका कहना है कि धर्म, आस्था, ये सारी चीज़ें निजी चीज़ें हैं। सरकारों का काम ये होना चाहिए कि विकास करना चाहिए, शिक्षा देना चाहिए, रोज़गार के साधन मुहैया कराना चाहिए।